बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रुड़की के भगवानपुर इलाके में नारायण इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। आग इतनी ज्यादा भयानक लगी है कि सहारनपुर और देहरादून की भी गाड़ियां बुलानी पड़ी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, ये रुड़की और हरिद्वार की देर रात की तस्वीरें हैं, लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका और आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि बाद में देहरादून से भी गाड़ियों को बुलाना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पे 2 कंपनियों के वेयरहाउस और 1 कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। आज से देखा जाए तो विकराल रूप देखा जा रहा है आग का, तो कितना इसमें जनहानि देखी जा रही है? नहीं, जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह हैं वो सब खाली करा दी गई हैं। बाकी इनका जो भी केमिकल और ये सब रखा हुआ है वो भी हम लोग खाली करवा दिया है सब। मैं इस समय भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस कंपनी में आग लगी है, देर रात यहाँ पे आग लगी थी और जो भयंकर आग की लपटें आप साफ विजुअलों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो धुएं का गुब्बार है वो साफ दिखाई दे रहा है और फायर ब्रिगेड की यहाँ पे गाड़ियाँ देर रात से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर और जो हरिद्वार जिले की लक्सर सहित तमाम सी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां आग पे काबू पाने पे जुटी हुई है, लेकिन अभी तक आग काबू पे नहीं आ पाई है। देर रात 3 बजे से ये आग लगी हुई है और आप फिलहाल जो यहाँ पे जो सूचना मिल रही है कि जनहानि का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिलहाल आग इतनी भयंकर है कि यहाँ पे कोई भी जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अंदर अभी तक नहीं घुस पाया है। और जो बताया जा रहा है कि जो गोदाम है, थर्माकोल का ये गोदाम बताया जा रहा है और इस पे आग लगी है और आगे कंपनी थी, लेकिन ये शुक्र रहा कि कोई भी इस देर रात इस कंपनी में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। फिलहाल यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग पे काबू पाने में जुटी हुई है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, भगवानपुर, रुड़की। मनोज जुयाल जुड़ गए हैं। मनोज, रिपोर्ट हमने आपकी देखी, अभी ताजा स्थिति क्या है? क्या आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है? बता दूं कि मैं अभी उसी फैक्ट्री में मौजूद हूं और अभी भी यहाँ पे जो तमाम से जो वो कमरे हैं जो वहाँ पे है, तमाम से धुआं निकल रहा है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की यहाँ पे गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग की लपटें और आग का जो गुब्बार है, धुएं का गुब्बार है, इतना तेज है कि कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं घुस पा रहा और आग पे काबू अभी फिलहाल नहीं पाएगा। लगभग 75% आग पे काबू पाया गया है, 25% अभी भी बची है, क्योंकि इसमें शुक्र रहा कि एक आगे कंपनी थी और इसके तमाम सी और इधर उधर कंपनियां हैं। लेकिन जिस तरीके से आग पर पुलिस ने तत्परता को दिखाते हुए, जिस तरीके से आप साफ दिख सकते हैं, जिस तरीके से रात ये आग की लपटें थी इतनी खतरनाक थी कि अन्य जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, अन्य फैक्ट्रियां उस पर भी यहाँ पहुंचा सकती है, लेकिन उन तत्परता से फिलहाल ये आग पर फिलहाल अभी काबू नहीं पाया गया। लेकिन मैं उसी फैक्ट्री में मौजूद हूँ, अभी भी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो आगे कंपनी और पीछे ये गोदाम है, गोदाम में साफ दिखाई दे रहा है कि जिसपे ट्यूबवेल बनते थे और उसके बाद जो बल्ब है वो इस फैक्ट्री में बनते हैं, उसका थर्माकोल वगैरह तमाम से मटेरियल इस गोदाम में रखे हुए थे। अभी फिलहाल आग के कारणों का यहाँ पे पता नहीं लग पाया है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एसडीएम भगवानपुर है और तमाम से और भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, वो उन आग बुझाने का प्रयास जारी है। जी मनोज, जो फैक्ट्री के आसपास का इलाका था, क्या वहां पर भी नुकसान हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस और प्रशासन की और फायर ब्रिगेड की तत्परता से उसके जो अगल बगल जो फैक्ट्रियां थी और तमाम सी जो फैक्ट्रियां थी उसको कोई ऐसी आंच नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा दूर था और समय रहते हुए आग इतनी विकराल थी कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कंपनियां, क्योंकि देहरादून, सहारनपुर तो पूरी तरह से आग पर अभी भी कंट्रोल नहीं पाया जा सका है, धुआं उठ रहा है, जैसे कि मनोज जानकारी दे रहे थे। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल देर रात काकड़ी घाट के पास में एक बेकाबू ट्रक 100 मीटर नीचे कोसी नदी में जा गिरा और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का रेस्क्यू किया। ट्रक पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की तरफ जा रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ।
इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश के दौरे पर हैं। दुबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री दुबई में प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात भी करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री अबू धाबी में रोड शो करेंगे और इस रोड शो में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही रियल एस्टेट पर फोकस रहेगा। यूएई दौरे से सरकार को 30,000 करोड़ के निवेश के एमओयू की उम्मीद है और सीएम अलग अलग क्षेत्र के कारोबारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी विदेश के दौरे पर गए हैं और आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा खास रहने वाला है। और अबू धाबी में भी रोड शो होना है। टूरिज्म एक बड़ा फोकस रहेगा इस पर, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही रियल एस्टेट को भी लेकर बढ़ावा देने पर जोर दी जाएगी। यहां आने से पहले हमने अप्रवासीय उत्तराखंडी सेल गठित कर दिया है, उसका ऑर्डर निकाल दिया है और उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर किस प्रकार से उससे कॉन्टैक्ट होगा ये विस्तार से आप लोगों को हम उसका पूरा पांडित्य क्या बनाया हमने, कैसे देना है वो हाँ आप साइट वेबसाइट वगैरह सब बना के उसको हम लोग आपके सामने रख देंगे। और कहीं ना कहीं ये सेल हमारे जो है इन सभी कामों में आएगी। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत अपनी तरफ से बधाई देते हुए कि आप लोगों ने जो इतनी दूर आज इतने अपनेपन से, अपनी संस्कृति से हम सब का स्वागत किया है, अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, वो निश्चित रूप से मुझे अभिभूत करने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई के दौरे पर हैं, जहां वे आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर उद्योगपतियों, कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। इससे पूर्व सोमवार को दुबई पहुंचने पर प्रवासियों ने उत्तराखंड के सीएम का जोरदार स्वागत किया था और साथ ही उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई द्वारा जोरदार स्वागत किया गया था। तो संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के साथ में गए स्वास्थ्य मंत्री का पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संगठन के सभी पदाधिकारियों को उत्तराखंड की पहचान पहाड़ी टोपी पहनाकर अपनेपन का संदेश दिया। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां पर पुल भट्टा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की और 24 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। यहां पुलिस को शिकायत मिली थी कि बिना किसी इजाजत के एक घर में अवैध रूप से मदरसा चलाया जा रहा था। पीलीभीत के इरशाद और उसकी पत्नी खातून बेगम को पकड़ा गया है और इन लोगों ने 22 नाबालिग बच्चियों और 2 नाबालिग बच्चों को अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था, जिससे कि वो डरे और सहमे हुए थे। पुलिस के मुताबिक पढ़ाई के नाम पर लाए गए इन सभी का शारीरिक शोषण किया जा रहा था और बाद में काउंसलिंग के बाद में बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। जबकि आरोपी इरशाद और उसकी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे को सील कर दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार है। तो वहीं 3,500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। नैनीताल में भी कल अचानक मौसम बदला। यहां दिन में तेज आंधी आई और तूफान के साथ में बारिश भी हुई। तो वहीं नैनी झील में तेज हवाओं का भी असर दिखाई दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तेज हवा और बारिश की वजह से नैनी झील का पानी उछाल मार रहा है। वहीं मौसम खराब होने की वजह से काफी देर तक नैनी झील में बोटिंग बंद रही। मौसम में आए इस बदलाव के बाद में नैनीताल में ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी है।
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। पूरी केदारपुरी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद भी केदारनाथ में ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालु लगातार धाम का रुख कर रहे हैं। कल जमकर हुई बर्फबारी के बाद में कड़ाके की ठंड के बाद भी 10,000 श्रद्धालु धाम पहुंचे। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है और यात्रा में गर्म कपड़े साथ लाने को कहा है, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। नर नारायण पर्वत पर भी बर्फ की सफेद चादर जमने लग गई है और शीतकाल की पहली बर्फबारी के बाद में बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं चमोली के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध औली की चोटियों पर बर्फबारी के बाद में पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं और बर्फबारी के बाद में निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी हो गया, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम खूब काफ़ी बढ़िया है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ़ पड़ गई है। ठंडा भी काफ़ी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट पूर्व जनपद में देखने को मिल रहा है। इस मौसम में भी धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक और जहां पर श्रद्धालु बर्फबारी देखकर उत्साहित नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि पुरोहित अलाव का सहारा लिए हुए हैं। यमुनोत्री धाम के ऊपर बुग्यालों चोटियों, सप्तऋषि कुंड और बंदर पूंछ, कालिंदी पर्वत, गरुड़ गंगा टाप पर बर्फबारी जारी है। बारिश बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ गई है, तो ठंड से लोग घरों में दुबके हुए हैं। यही हाल गंगोत्री धाम समेत ऊंची चोटी में देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि वहीं पर्याप्त सुविधाएं न होने के चलते श्रद्धालुओं को बारिश बर्फबारी में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज बीते 2 दिनों में खासा बदल गए हैं। यहां पर व्यास और दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। दारमा घाटी के झूलिंगकांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, जिस कारण तापमान बहुत तेजी से गिरा है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते रोज भी जमकर बर्फबारी हुई थी। हल्द्वानी में कल अचानक आए आंधी तूफान से कई इलाकों में नुकसान की खबर भी है। काठगोदाम में वनभूलपुरा इलाके में 2 झोपड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। यही नहीं, हल्द्वानी नैनीताल रोड पर 2 गांवों के पास में नेशनल हाईवे पर भी एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे कि हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। बाद में एनएचओ और पुलिस की टीम ने पेड़ को काटकर रोड खुलवाया, तो कई अन्य जगहों पर भी नुकसान की खबर है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कोटा वाली नदी में रोडवेज की बस फंस गई है और बस काशीपुर से हरिद्वार की ओर जा रही थी। तभी कोटा वाली नदी पार करते वक्त बस फंस गई और नदी की ओर झुक गई है, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार 22 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही फंसी हुई बस को भी क्रेन से बाहर निकाला गया। टिहरी के केमसारी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार देखे जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है और शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में गुलदार घूमता हुआ देखा गया और एक बार पहले भी गुलदार देखा गया था
और आपको बता दें कि बच्चे पर एक बार गुलदार ने हमला कर दिया था, उसे घायल कर दिया था। तो वहीं वन विभाग का कहना है कि टीम बनाकर क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और लोगों से अंधेरे में अकेले बाहर न जाने की अपील भी की गई है। गुलदार का भी आजकल गुलदार भी नजदीक आ जाता है, क्योंकि झाड़ियां मिल जाती हैं, बुश मिल जाती है, शेल्टर मिल जाता है, तो वो भी शहर के नजदीक सुअर यहाँ पे हैं और क्या कुत्ते के काफी हैं, छोटे हुए जानवर बहुत हैं। इस चक्कर में भी शहर में आ रहा है। मेरी यह जनता से अपील रहेगी कि अपने घरों की और अपने मोहल्ले की कम से कम झाड़ियां वगैरह एक सामूहिक रूप से श्रमदान करके सफाई रखें और लाइट जला कर। प्रैक्टिस के लिए एक आदत स्विमिंग पूल के लिए तरस रहे अमन का हाथ समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने थाम लिया है, जिसके बाद में अमन भी पानी की इस प्रतियोगिता में अपने हाथ दिखाने को लालायित है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र अमन कुमार ने कोसी नदी में तैरना सीखा। तैरने का ये हुनर उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ ले आया जब उसने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्विमिंग में रजत पदक जीत लिया और उसे राष्ट्रीय खेलों के लिए चुन लिया गया। ऐसे में उसे स्विमिंग पूल की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए कुछ शिक्षकों ने बीड़ा उठाया और आज अमन को प्रैक्टिस के लिए न केवल स्विमिंग पूल उपलब्ध है बल्कि एक बेहतरीन कोच भी उसे मिल गया है। मैं लिटिल स्कॉलर स्कूल का और सर दयाल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को पहले तो पूल की व्यवस्था दी, ऊपर से सर कोच हुआ, कोच के लिए भी दिया। सर उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया और उन्होंने मेरे को अपने इवेंट्स में मुझे खेलने के लिए मौका दे रहे हैं। शिक्षकों की कोशिश से उसे लिटिल स्कॉलर स्कूल काशीपुर में बेहतरीन पूल के साथ ही एक नेक दिल और अच्छे कोच भी मिल गए। स्कूल के प्रबंधन ने अमन की लगन और उसके पोटेंशियल को पहचानते हुए उसकी प्रैक्टिस और कोच की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब वो गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में बाइथन और ट्राइथन स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हो गया है। तो अमन कुमार टीम का हिस्सा होगा उत्तराखंड का, और उसके साथ साथ हमारे स्कूल के भी 2 बच्चे हैं गर्ल्स, ओली अरोरा और श्रेया चौहान के साथ में भी वो जाएगा, वो हमारे उत्तराखंड के लिए। टोटल जो बच्चे हमारे उत्तराखंड से 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ जाएंगे, जिसमें एक उत्तराखंड पुलिस की भी एक लड़की है, वो भी उसमें जाएगी। तो टीम के साथ अमन जाएगा। मुझे उस पर अच्छी आशा है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वहाँ पर नेशनल गेम में। देखिए, अगर बच्चा अच्छा है और किसी फील्ड में अच्छा है तो जो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं वो हम ज़रूर देंगे, लेकिन खाली हमारे होने से नहीं होता, क्योंकि एक बॉडी बच्चे की जो है डेवलपमेंट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अपनी तरफ से जो उसकी जो टेक्निकल है और जो फिज़िकल अवेलेबिलिटी, ये जो स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी है और किस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाए, वो हम कर सकते हैं। शिक्षकों की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज अमन अब 2 राष्ट्रीय खेलों की तैयारी कर रहा है। लीग से हटकर समाज के लिए भी काम कर रहे इन शिक्षकों को हमारा भी सलाम है, जो ऐसे गरीब होनहारों के लिए हमेशा सहारा बनकर खड़े रहते हैं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आने पर ढोल दमाऊ और छोलिया डांस और साथ ही जोड़ा कलाकारों ने भी स्वागत किया था और अब ये कार्यक्रम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री के सम्मान में पिथौरागढ़ में 1627 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने ये कार्यक्रम किया था और राज्य के इतिहास में ये पहला मौका था जिसमें सुदूर पिथौरागढ़ में एक साथ 3000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी। पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों में कार्यक्रम हुआ और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इतिहास के पन्नों पर इसे दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में आदि कैलाश देश ही नहीं बल्कि दुनिया में स्थापित हो गया है। आलम यह है कि अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी आदि कैलाश की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। बावजूद इसके आदि कैलाश का सफर अभी भी आसान नहीं है। यही नहीं, इस इलाके को धार्मिक पर्यटन के नक्शे में स्थापित करने के जरूरी सुविधाएं जुटाना यहां पर एक पहली शर्त बन गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे आदि कैलाश पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के इलाके को एक नई पहचान दी है।
पीएम ने यहाँ मौजूद आदि कैलाश के साथ ही पार्वती सरोवर के भी दर्शन किए और ये दोनों धार्मिक पर्यटन स्थल पीएम की मौजूदगी के साथ ही पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। पीएम के दौरे के बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी आदि कैलाश को धार्मिक रहस्यों से भरपूर देवताओं वाला स्थान करार दिया, साथ ही इसे रोमांच और आध्यात्म से भरपूर भी बताया। तो ऐसे में तय है कि आदि कैलाश आने वाले दिनों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद बनने जा रहा है। लेकिन सुविधाओं को लेकर यहाँ अभी एक नहीं बल्कि दर्जनों सवाल बने हुए हैं। जब इतने ज्यादा पर्यटक अगर यहाँ पे आने लगेंगे तो सरकार ने इस बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ की यातायात व्यवस्था और वहाँ पे यात्रियों के रुकने के लिए कुछ अच्छे होम स्टे और बनाने के और व्यवस्थाओं को और अच्छा इनको करना पड़ेगा वहाँ पे। आदि कैलाश के दर्शनों के लिए जोलिंगकोंग पहुंचना जरूरी है। जोलिंगकोंग के लिए रोड तो कट गई है, लेकिन इस रोड पर सफर करना अभी भी मौत को दावत देने से कम नहीं है। हालात ये कि धारचूला से लेकर गुंजी तक करीब 100 किलोमीटर के सफर में हर पल खतरा है और यही नहीं, सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ एक अदद होटल तक नहीं है। चाइना बॉर्डर के करीब का ये इलाका अभी भी बिजली, पानी और मोबाइल सेवा से कोसों दूर है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ हेल्थ सर्विस का भी है। इस इलाके में कहीं कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है। बीआरओ द्वारा वहाँ तक के लिए सड़क बनाई जा रही है और अभी जल्दी ही उसको हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये वाला एरिया स्वदेश दर्शन के अंतर्गत भी शामिल है। तो गुंजी में, चूंकि गुंजी से आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों के लिए रास्ता जाता है, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है। वहाँ पे आवासीय सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार आदि कैलाश को मानसरोवर के विकल्प के रूप में पेश करने का प्लान कर रही है, लेकिन ये प्लान हकीकत में तभी तब्दील होगा जब यहाँ जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा हो पाएगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम के दौरे के बाद इस इलाके को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेजी से परवान चढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास रखा जाता है। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया था। अपने भक्तों का उद्धार करती है मां और दुष्टों का संहार करती है। धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां की पूजा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस समय तीसरे दिन चंद्रघंटा मां की पूजा की जाती है, जिसने महिषासुर का वध किया था। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। कांग्रेस की 16 अक्टूबर को होने वाली किसान सम्मान यात्रा बारिश के चलते स्थगित हो गई है। वहीं अब यात्रा 19 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से शुरू होगी और रुड़की के एसडीएम चौक पर समाप्त होगी। कोटद्वार के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय के मूल्यांकन को लेकर आज नैक की टीम भौतिक निरीक्षण करेगी। प्रयागराज में पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने दोनों सरकारों का पुतला फूंका, अपने गुस्से का इजहार किया। हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी इंडी गठबंधन के तहत में उत्तराखंड में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बागेश्वर में राजकीय शिक्षक संघ ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना के साथ में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विकासनगर में एनीमिया की रोकथाम के लिए नियंत्रण और इलाज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर 6 महीने में घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों और महिलाओं का मुफ्त हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा।
बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में कोरोना काल के बाद में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कैंपस के सभी स्टूडेंट्स ने इस वार्षिकोत्सव में भाग लिया। राज्य में अपराध और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी एसपी की मीटिंग ली है और टारगेट पूरा करने के आदेश दिए। चमोली में मानसून की बरसात के बाद में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क को डबल लाइन बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।